रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है। जैसे ही रोहन ने आहान का नाम सुना वो अनक्यूज हो गया। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और सीरियस होकर कहा, आहान क्या बात है, जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन को इतना रेस्टलेस होते देखकर उसका मैनेजर भी परेशान हो गया। उस मैनेजर ने अपने आप से ही कहा, लगता है इस बार रोहन सर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं। पता नहीं उस आहान नाम के लड़के से बदला लेने के लिए रोहन सर हम सबको किस नई मुसीबत में डालने वाले हैं। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला वो कंफ्यूज लगने लगा। रोहन ने अपने आप से ही कहा, क्या स्वयंवर? सनाया गिल का स्वयंवर? कोई इस ज़माने में स्वयंवर जैसी आइडिया को कैसे ला सकते हैं? रोहन को पहले तो सनाया गिल और गिल खानदान के ऐसे अजीब से आइडिया पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर तुरंत वो अपने सेंस में वापस लौटा और रोहन ने अपने मैनेजर की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम तो कह रहे थे कि ये आहान से रिलेटेड है। गिल परिवार और सनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है? रोहन ने मैनेजर ने फिर अपने टैब में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का वो मोस्ट बेवस आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। आहान की बैक हिस्ट्री, उसकी खूबसूरत बीवी का बैकग्राउंड और किस तरह गिल परिवार ने आहान को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। इस सब के बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये आहान तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ निकला। क्या सच में इसकी शादी सनाया गिल जैसी सक्सेसफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वो मेरी रूपल के साथ है। कमीना कहीं का। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जब रोहन इस सब के बारे में बात कर रहा होता है, अचानक से उसे किसी बात का एहसास हुआ। रोहन ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस स्वयंवर के बुलावे की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह आहान, अब देखते हैं कि तुम मुझे फिर कब अपनी एनर्जी यंग मैन वाले लुक में मिलते हो। तुम्हारा सारा टेंशन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर कर दिया होगा और अब तुम्हारी बची हुच्ची हवा में निकालता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी बीवी छीनूंगा। इस सब के बारे में सोचते हुए रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान ने घर बना लिया था। रोहन ने फिर बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने मैनेजर से कहा, जाओ सेब से पैसे लेकर आओ। मेरे पास कम से कम 10 करोड़ तो होने ही चाहिए। मैं जाकर उस कमीने की बीवी को ख़रीदना चाहता हूँ। जब रोहन ने मैनेजर से उसकी ये अजीब सी बात सुनी तो वो परेशान हो गया। उस मैनेजर ने हेल्पलेस होकर मन ही मन में कहा, लगता है रोहन सर पागल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एनीवेज, उन्हें कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो रोहन सर ने गालियाँ खाने से बेहतर होगा मैं चुपचाप उनका कहा मान लूँ। ये सोचकर वो मैनेजर वहाँ से बाहर चला गया। कुछ सोचते हुए रोहन के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने आहान के रोविले चेहरे के बाद याद करते हुए मन ही मन में कहा, आहान, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब कोई और अपनी औरत पर हाथ डालता है तो कैसा लगता है। जहाँ तक मुझे याद है, सनाया गिल और रूपल बचपन के दोस्त हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि सनाया गिल और रूपल बहनों की तरह है, लेकिन किसने सोचा होगा कि सनाया गिल का पति वो कंगाल और लो क्लास आहान रूपल के साथ मिलकर सनाया को धोखा दे रहा होगा। बेचारी सनाया गिल, कोई बात नहीं, अब से उसकी किस्मत बदलने वाली है। मुझे शिमला के मोस्ट एजिबल बैचलर को रोहन को सनाया की दिलचस्पी होने लगी है और आज रात को मैं सनाया गिल को अपना बनाकर ही रहूँगा, जैसा कि सीमा बुआ जी ने उन्हें करने के लिए कहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे हुए कुछ सेविंग को इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लेविस स्वयंवर ऑर्गेनाइज़ किया था। ये स्वयंवर प्राइड रिसोर्ट में अरेंज किया गया था। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे होटल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। तरह तरह के फूलों की वजह से स्वयंवर के वेन्यू पर एक दिल को छू लेने वाली महक फैली हुई थी। अब तक तो शाम के 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन तरह तरह की लग्जरी और महंगी कार्स प्राइड होटल के पार्किंग में खड़ी हो चुकी थी। BMW, ऑडी, जगुर, इतना ही नहीं, रोल्स रॉयल्स भी प्राइड होटल के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी थी। ये बात जाहिर थी कि इन महंगी और ब्रांडेड कार के मालिक कोई आम लोग नहीं, शिमला के बड़े और अमीर खानदानों के सेकंड
जनरेशन के एलिबल बैचलर्स थे। इनमें कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने बहुत दिनों पहले ही मिसेस यामिनी गिल को सनाया से इंटरेस्ट होने के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इशारे भी दे रखे थे, लेकिन क्योंकि तब उन्हें लगा था कि सनाया उस मिडिल क्लास लड़के को शायद कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज जो न्यूज़ मिसेस यामिनी गिल की तरफ से पूरे शिमला शहर में फैली थी, उसके बाद वो सारे बिग क्लास परिवार बिना वक्त गंवाए यहाँ सनाया की हाई प्रोफाइल स्वयंवर में शामिल होने पहुँच गए थे। रोहन जैसे ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सनाया से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग रईस फैमिली और बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, रतन ने उन्हें भी स्वयंवर पर इनवाइट कर दिया था। सनाया गिल का नाम बहुत बड़ा था। एक तो सनाया खुद एक नेक्स्ट लेवल ब्यूटी थी जिसकी बराबरी करना बाकी लड़कियों की बस की बात नहीं थी, और ऊपर से सनाया का नाम हाल ही में स्प्रिंग कॉरपोरेशन के साथ जुड़ गया था, तो उस वजह से इन लड़कों के लिए कंपटीशन बड़ा ही टाइट होने वाला है। सारे मेहमानों से भरे होटल के अलग अलग हॉल्स में वेदर्स एक दुल्हन खरीदने आए हुए बेवकूफ़ और बदतमीज़ लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वैसे तो इस रईस लोगों की चहल पहली बहुत हाई क्लास अंदाज में ही सुनाई दे रही थी। बात बस इतनी थी कि मैनेजर्स के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे थे। ये शिमला के हाई क्लासेस लोग असल में एक दूसरे के साथ एक तरह की बचकानी कंपटीशन में ही लगे हुए थे। कोई अपने लुक्स फ्लर्ट कर रहा था तो किसी को अपने पैसे पर घमंड था। कुछ लोगों का बड़कपन उनका सोशल स्टेट और पॉपुलैरिटी के दम पर था, तो कोई इस बात को दिखा रहा था कि वो बहुत ही बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। अगर वो सब इतने ही वेल एजुकेट होते तो पैसे के बदले में लड़के खरीदने ना आए होते। इन सब के ऊपर के फ्लोर के हॉल में सीमा बुआजी और रतन बड़े सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से बढ़कर एक बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, तो दोनों के दोनों माँ बेटी की खुशी फूली नहीं समा रही थी। उन्हें अपनी इस क्रिएटिविटी आइडिया पर बड़ा नाच हो रहा था। सीमा बुआजी ने अपने बेटे से धीमी आवाज़ में कहा, रतन क्या तुम भी यही देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? अपनी माँ का ये सवाल सुनकर रतन ने एक घमंड भरी हंसी के साथ कहा, हाँ माँ, ये सब आपके आइडिया का काम है। जब सीमा बुआजी ने अपने बेटे की कही ये बात सुनी तो उनके मन में लड्डू फूटने लगे। वैसे रतन भले ही मैंने ही यामिनी भाभी को ये आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सच में सनाया एक बहुत ही बड़ा नाम लगता है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का पता है, जल्द ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। सीमा बुआजी ने लालच भरी आंखों से कहा। ये सुनते ही दोनों माँ बेटे अजीब सी दबी हुई हंसी हंसने लगते हैं। उन दोनों के पास ही खड़ी मिसेस यामिनी गिल को ये सारा तमाशा देखकर अजीब लग रहा होता है। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसेस यामिनी गिल पैनिक करने लगती है। इस बारे में सोचते हुए कि उन्होंने मन ही मन में कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या अब ये बात भी कल के अखबार में छपने वाली है? भले ही सीमा दीदी ने मुझसे ये सब करवाया है, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। पहले ही ये बात मैंने पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चला कि शेखर और उसके पीठ पीछे मैं ये सब क्या कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी शामत आ जाएगी। अगले ही पल मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद और उसके बेटे को हंसते हुए देखा। उन दोनों के इस रवैये को देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसते हुए मन ही मन में कहा, क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और मेरी सनाया ने। यहाँ पर सब के बारे में सोच सोचकर मेरी जान निकली जा रही है, और सीमा दीदी और उनका ये टपोरी लड़का मेरी बेटी की बर्बादी का सोचकर खुशियाँ मना रहे हैं। अगर ये सीमा दीदी मेरे बीते दिनों की बातों के बारे में जानकारी ना रखती तो मैं इनके और इनके बेटे के लालच को अपनी सनाया के फ्यूचर से खेलने ना देती। मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर तक ऊपर से इस नज़ारे को देखने के बाद सीमा बुआजी ने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन से बोली, रतन, तुमने इन सबको देख लिया है। अपने दोस्तों के साथ जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब में से पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। अभी हम सनाया के लिए
जिस लड़के को चुनेंगे वही लड़का ज़िंदगी भर के लिए हमें पैसा खिलाने वाला है, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर ये फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही बात को मानने के बाद रतन तुरंत वहाँ से नीचे चला गया। जब यामिनी गिल ने अपनी चालाक और लालची ननद की कही ये बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही नज़र आ रहे थे। बाकी सब तो मिडिल एज के आदमी थे जिनकी पहले कहीं शादियां हो चुकी थी। ये दोनों माँ बेटे अपने मतलब के पैसे के लालच के लिए सनाया को किसी से भी शादी करने देने वाले थे। मिसेस यामिनी गिल चिढ़कर सीमा बुआ जी से कहने लगी वाली थी कि तभी उन्हें कुछ याद आया। मैं अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी किसी भी गुस्से भरी बात का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, और वैसे अब चाहे कोई भी मिले ये बात तो जाहिर है कि उस आहान से तो कहीं गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने इस सब के बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा और अपना गुस्सा दबाते हुए खामोशी के साथ खड़ी हो गई। आखिरकार पूरी बाजी लगाने के बाद अब मिसेस यामिनी गिल पीछे नहीं हट सकती थी, या फिर ऐसा कहा जा सकता कि सीमा बुआ जी उन्हें पीछे हटने ही नहीं देने वाली थी। कुछ देर के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी नीचे उतरे। तब तक वहां आए सभी मेहमानों ने भी अपनी अपनी जगह ले ली। सीमा बुआ जी इस स्वयंवर के लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। आफ्टर ऑल ये सब काम सबका सब किया धरा तो उनका ही था, और जो भी बिना किसी रुकावट के इस मोड़ तक आ गया था, इसलिए सीमा बुआ जी बहुत खुश लग रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि मिसेस यामिनी गिल का चेहरा उतरा हुआ था। सीमा बुआ जी ने फिर अपनी कोहनी से अपनी भाभी को हल्के से धक्का दिया और होठ दबा के मुस्कुराते हुए बोली, भाभी जरा स्माइल करिए ना, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है। हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं जा रहे, हंसिए जरा। मिसेस यामिनी गिल ने जब सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी तो हामी भरते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वो दोनों जाकर सबके सामने वाले टेबल पर बैठी, सभी उनकी तरफ देखने लगे। सीमा बुआ जी ने बात शुरू करते हुए कहा, स्वागत है आप सबका। आप सब जानते ही हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो वक्त गवाए बिना हम आप सबको जानना चाहते हैं, क्यों ना आप सब एक एक करके सबको अपने बारे में बताएं। सीमा बुआ जी की बात जैसे ही ख़त्म हुई, किसी मिडिल एज आदमी ने उनसे कहा, मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस सनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसेस यामिनी गिल क्या कहेगी? क्या सनाया वहाँ आने वाली थी? इस स्वयंवर में आगे क्या क्या होने वाला था? मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस सनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे ही सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल ने ये सवाल सुना, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मिसेस यामिनी गिल को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने प्रिंसेस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक मुस्कान के साथ सीमा बुआ जी की तरफ देखा और बहुत ही नॉर्मल लगते हुए धीमी आवाज़ में बोली, सीमा दीदी, अब आप ही इस आदमी को चुप कराने के लिए कोई बहाना बना दीजिए। मेरा तो सर घूम रहा है, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सीमा बुआ जी को झूठ बोलने में और बहाने बनाकर अपना काम निकलवाने में महारती हासिल थी। उन्होंने फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसने ये सवाल किया था। उसका नाम अशोक बेदी था। ये आदमी 40 से 50 साल के बीच की उम्र का था। अशोक बेदी को शिमला के डायमंड किंग नाम से जाना जाता था। वो करोड़ों का मालिक था। अशोक बेदी के पहले ही 3 शादियां हो चुकी थी, और ऐसा सुनने में आया था कि उसकी तीनों बीवियों ने उसे छोड़ दिया था। सीमा बुआ जी ने फिर थोड़ा अंदाज़ा लगाते हुए मन ही मन में कहा, मुझे नहीं लगता है इस मोटे और अधेड़ उम्र के अशोक बेदी को सनाया के बिजनेस स्किल में इंटरेस्ट होगा। ये ज़रूर यहाँ पर सनाया की खूबसूरती की वजह से ही आया है। इस बारे में सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने अशोक बेदी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर बेदी, हमारी सनाया ऐसे मौके पर बहुत शर्म जाती है। आज उसने कहा है कि वो अकेले बैठकर इस पूरे फंक्शन को देखना चाहती है। वो जिससे भी शादी करने के लिए मान जाएगी, वो रोज़ सनाया को देख सकता है। सीमा बुआ जी का जवाब बहुत कुछ कह रहा था। उसकी बात का मतलब साफ था, जो भी कोई ज़्यादा पैसे देगा सनाया को ले जा सकता था। जब उसकी मेहमानों ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में एक तरह की
कंपटीशन उतर आए, किसी को सनाया की खूबसूरती के लिए तो किसी को उसके बिजनेस स्किल के लिए सनाया को हासिल करना था। जब अशोक बेदी को उसका जवाब मिल गया तो नेचुरली उसके दिमाग में एक और सवाल पैदा हो गया। उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मिसेस गिल, मेरे सुनने में तो आया है कि मिस सनाया घर छोड़कर जा चुकी हैं। आप दोनों के बीच एक बहुत ही सीरियस झगड़ा हुआ था। वो इतनी नाराज़ थी कि उन्होंने तो गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। जब अशोक बेदी ने अपनी ये बात कही तो वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। अब सारे मेहमान इनसिक्योर होने लगे। उन्होंने एक एक करके सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल से सवाल करना शुरू किया। अगर मिस सनाया ने आने से मना कर दिया तो किसी और ने सवाल करते हुए कहा, क्या आप हम सबको इस बात की गारंटी दे सकती है कि मिस सनाया हम में से किसी एक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी? तो किसी दूसरे ने सवाल किया, कहीं इस स्वयंवर की वजह से हम सब किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? साफ साफ कहिए मिसेस गिल, एटलीस्ट क्या मिस सनाया को इस स्वयंवर के बारे में पता भी है? अब ये सारे सवाल सुनकर मिसेस यामिनी गिल को सच में चक्कर आने लगे थे। उन्होंने पैनिक करते हुए अपना सिर पकड़ लिया। पूरे होटल में अब इतने सारे सवालों की वजह से शोर मच रहा था। इस तमाशे को देखकर सीमा बुआ जी गुस्से से अशोक बेदी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने अशोक बेदी को मन ही मन में कोसते हुए कहा, इस बेवकूफ़ आदमी को कुछ ज़्यादा ही पता है। क्या ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? एक बार ये स्वयंवर सही से हो जाए तो मैं रतन को कहकर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। सीमा बुआ जी जब अपने आप में ही बात कर रही थी, किसी ने एक सवाल किया। ये सवाल एक बार फिर से अशोक बेदी ने किया था। उन्होंने दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस सनाया ने अपने उस निकम्मे घर जमाई पति के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है? क्या मिस सनाया और वो कंगाल भिखारी आहान एक साथ रह रहे हैं? अशोक बेदी के इस सवाल से अब पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। सभी के एक्सप्रेशन को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि सभी को अशोक बेदी की बात पर यकीन हो गया था। अब सीमा बुआ जी थोड़ी परेशान होने लगी थी। उन्होंने थोड़ा परेशान होकर अपनी भाभी की तरफ देखा। सीमा बुआ जी ये देखकर पैनिक करने लगी कि मिसेस यामिनी गिल का रिएक्शन तो ऐसा था कि वो खामोशी से सबको कह रही थी कि ये सच में सनाया अब आहान के साथ रह रही थी। अगर यामिनी भाभी ऐसे ही रिएक्ट करती रही तो मुझे डर है कि मेरी मेहनत से बनाए हुए इस पूरे के पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये सारे के अक्ल के अंधे मेरे ही नसीब में क्यों भेजे हैं? सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी की तरफ देखकर कहा। वो भाभी जो इस वक्त मेरे ऐसे नज़रें आ रही थी मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। सीमा बुआ जी ने उन्हें देखा तो मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करना शुरू कर दिया और अपनी ननद से बोली, सीमा दीदी, क्या सबको सच पता चल गया है? अब क्या होगा? मिसेस यामिनी गिल के इस सवाल से पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। उनकी कही इस बात को सुनकर वहां खड़ा हर एक इंसान दंग रह गया था। क्या मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी मिलकर उन सबको बेवकूफ़ बना रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता था? हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। एक पल के अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनकी बेवकूफ़ यामिनी भाभी ने सबके सामने ये क्या कह दिया था? अब तो ना ही बस ये सारे के सारे रईस लोग मिलकर सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की बेइज्जती करने वाले थे, लेकिन इस बात का आनंद गिल को पता लगने के बाद हो सकता था कि सीमा बुआ जी और रतन को जेल भी जाना पड़ सकता था। और सारे खेल का पता लगने पर सनाया और आहान मिलकर क्या करते, इस बात का सीमा बुआ जी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। अगले ही पल, इससे पहले कि अशोक बेदी और बाकी सब कुछ कह पाते, सीमा बुआ जी ने इमोशनल होते कहा, हाँ भाभी, सबको सच का पता लग गया है। सभी जान चुके हैं कि सनाया घर छोड़कर अपनी दोस्त के यहाँ रहने चली गई है। सीमा बुआ जी ने भी अपनी भाभी मिसेस यामिनी गिल की बात पर हामी भर दी। अब जब सबको एक और बार इन्फॉर्मेशन कंफर्म मिल गया तो वो इस बात पर बहुत नाराज़ लगने लगे। अशोक बेदी ने डिसपॉइंटेड लगते हुए मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और बोले, अगर ऐसी ही बात थी तो आपने हम सबका वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया? खामखा यहाँ आकर हम सबका मूड ख़राब हो गया। अगर मिस सनाया शादी करना ही नहीं चाहती थी
तो इतने बड़े ताम झाम की क्या ज़रूरत थी। अशोक बेदी की बात पर बाकी सब भी हामी भरने लगे थे। ये सब सुनकर मिसेस यामिनी गिल रोने लगी। अब तो सीमा बुआ जी भी ऐसे नज़र आने लगी थी मानो वो हार मान चुकी थी। सभी के सवालों का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने उदासी भरे अंदाज में कहा, क्योंकि ये एक माँ की इच्छा है मिस्टर बेदी, एक माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी को, उसकी फूल जैसी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अब एक हर दिन दुख और बेइज्जती सहने के बाद उस बेटी को आगे कभी रोना ना पड़े, वो बेटी कभी अपनी बुरी किस्मत की वजह से हार ना जाए। सीमा बुआ जी की कही इस बात को सुनकर अब सभी हैरान रह गए। उन सबको बहुत अजीब सा दर्द फील हुआ। वो सब इमोशनल महसूस करने लगे और असल हैरानी की बात तो ये थी कि उन सब में मिसेस यामिनी गिल भी शामिल थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी ये सब क्या कर रही है? फूल जैसी बेटी, माँ का प्यार, क्या सीमा दीदी को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बाकी सब भी आगे जानना चाहते थे। अशोक बेदी ने सीमा जी से सवाल करते हुए कहा, आप साफ साफ क्यों नहीं बात कर रही? ऐसा क्या हुआ था कि मिस सनाया झगड़ा करके घर से ही निकल गई? ये सवाल पूछा तो अशोक बेदी ने था, मगर जवाब तो हर कोई जानना चाहता था। यहाँ तक कि मिसेस यामिनी गिल भी ये जानना चाहती थी कि उनकी ये चालाक और लालची ननद अब क्या बहाना बनाने वाली थी। सीमा बुआ जी का इरादा कामयाब हुआ था। वो सभी को सीरियस होते हुए देखना चाहती थी और वैसा ही हुआ। आगे सीमा बुआ जी ने इसकी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा, जब हमने उस निकम्मे दामाद को घर से निकालने का फ़ैसला किया तो सनाया दुखी हो गई थी। भले ही वो कभी भी इस शादी में खुशी नहीं थी, लेकिन वो किसी को ऐसे धक्के मारकर निकालने वाली लड़की नहीं है। फिर भी हमने आहान को सनाया की ज़िंदगी से निकाल दिया। अगले ही दिन मेरी भाभी मिसेस यामिनी गिल ने सनाया से कहा कि हम उसके लिए अच्छा पति ढूंढ लेंगे, लेकिन सनाया ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? अपना ये सवाल सुनते हुए सीमा बुआ जी ने हर किसी की तरफ आंखों में सवाल लेकर देखा। जैसा कि वो चाहती थी कि किसी की आंखों में जवाब तो नहीं था, लेकिन सभी की आंखों में हमदर्दी भरी हुई थी। सीमा बुआ जी ने फिर रोना शुरू कर दिया और बोली, क्योंकि हमारी फूल जैसी बेटी अब एक बार फिर से दुखी नहीं होना चाहती। वो तो इतनी डर गई है कि अब किसी पर भी भरोसा करने की ताकत उसके अंदर बची हुई नहीं है। इस पॉइंट पर जहां मौजूद हर कोई सनाया पर तरस खा रहा था। हर किसी की आंखें सनाया और उसकी मोम मिसेस यामिनी गिल के लिए सिंपैथी उमड़ रही थी। फाइनली सीमा बुआ जी एक बार फिर से पूरी बाजी को अपने हाथ में ले चुकी थी। अपनी आंखों में झलक रही कामयाबी की सातिर मुस्कान को उन्होंने बड़ी ही होशियारी से छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखने लगी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपने सामने खड़ी इस औरत से बहुत डर लग रहा था। क्या ये सीमा इतनी चालाक औरत है? यहाँ इतने सारे लोगों के सामने झूठ कहने हुए इसे जरा भी घबराहट नहीं हुई, उल्टा इस तरह बात कर रही है। मुझे भी एक पल के लिए इस सब पर यकीन हो जाए। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से कहा। अगर खुद मिसेस यामिनी गिल की ये हालत हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि अशोक बेदी से लेकर वहाँ मौजूद हर किसी को सीमा बुआ जी की बातों पर यकीन हो गया था। वो सब शांति से अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। ये देखकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, हे भगवान, आपको मुझे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो दिमाग मेरे पास है उसके बाद तो मैं बड़े से बड़े 420 करने वाले डकैत को भी बेवकूफ़ बना दूँ। आप बस मेरी इतनी मदद करना कि किसी मुसीबत को यहाँ आने मत देना। मेरे बनाए हुए इस प्लान को मैं किसी को भी ख़राब करने की इजाज़त नहीं दे सकती। फाइनली सीमा बुआ जी ने बिगड़ी हुई हर बात को सही कर दिया था। अब तो खुद सनाया भी यहाँ आ जाती तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। सीमा बुआ जी ने फिर मिसेस यामिनी गिल को सहारा देकर बैठने को कहा और आगे सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी सनाया कैसे दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं और मेरी भाभी मिलकर सनाया के लिए एक काबिल पति ढूंढना चाहते हैं। तो फिर अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो हम स्वयंवर को शुरू करते हैं। सीमा बुआ जी की बात ख़त्म होते ही एक आदमी ने कहा, मैं 50 लाख की कीमत देकर मिस सनाया को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। 50 लाख सुनकर सीमा बुआ जी का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, 80 लाख। ये किसकी आवाज़ थी? अब आगे इस स्वयंवर में और क्या क्या होने वाला था
क्या यह स्वयंवर किसी नीलामी में बदलता जा रहा था?